हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो हमारा, जैसा कि आपको सभी को पता है कि 500 क्वेश्चन का जो महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज चल रही है, जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, इसके साथ साथ जिसके आने के चांसेस हैं, उन सारे क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। साथ साथ आप लोग भी कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग पीछे की जितनी भी क्लासेस हो चुकी है ना, जितने भी क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं, आप सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर चुके होंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसके साथ साथ बेटा, पहला क्वेश्चन हमेशा आप सभी का रहता है। मैं एक ही बात बताती हूँ कि बेटा, यहाँ पे हर एक बोर्ड के लिए है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होता है कि मैम ये किस बोर्ड के लिए है, बिहार के लिए, राजस्थान, यूपी, एमपी, झारखंड, या किस बोर्ड के लिए है। तो मैं बता दूं आप सभी को, जहाँ पे भी आपका एनसीईआरटी सिलेबस है, जहाँ जिस भी बोर्ड में आपका एनसीईआरटी चलती है, उन सभी बोर्ड के लिए बेटा है। ठीक है, क्लियर ये बात। इसके साथ साथ बेटा, पीडीएफ, आप सभी का एक क्वेश्चन होता है मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए जितने भी बच्चे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लिए हैं, है ना, जो डेली ऐप पे पढ़ाई करते हैं, एप्लीकेशन को ज्वाइन किए हैं, वो कहाँ पे जाएंगे, फ्री कोर्स में। ठीक है, फ्री कोर्स में आप जाओगे, फ्री कोर्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको ये पेज खुलेगा। पेज खुले में आपको क्लास 12 पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके डेली जो क्लासेस होती है, उनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ओके। अब जो बच्चा नया है, जिसने अभी बैच को नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है, उनको चाहिए तो वो भी क्या करेंगे, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर होने के बाद आप भी फ्री कोर्स को खोलोगे और फ्री कोर्स में जाओगे क्लास 12 में, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाए। अब इसके लिए मैम कितनी फीस है, तो बेटा कोई भी यहाँ पे फीस नहीं, एक पैसे नहीं है, सब फ्री में है। तो ये चीज, इस मौके का लाभ आपको भी उठाना है, साथ साथ सभी बच्चों को भी ये आपको बताना है कि यहाँ पे ऐसे न ऐसे हो रहा है और इस मौके का लाभ उठा लो, है ना। ओके, क्लियर। इसके साथ साथ जो बच्चा अभी लग रहा है कि नहीं मुझे और अच्छी तैयारी करनी है, तो अल्फा शिखर 2.0 बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें क्लासेस डेली चलती हैं। तो आप एप्लीकेशन के माध्यम से डाउनलोड करके उस बैच में भी ज्वाइन होकर आप तैयारी को बेहतरीन बना सकते। ओके, ठीक है, क्लियर। हाँ, अब एक चीज और है कि आपको बातें नहीं करनी है। बड़ी बातें करते हो, बड़ी बात में बात करने में दिल लगता है आप लोगों का, तो बातें नहीं करनी है, पढ़ना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ये परिवार नियोजन कार्यक्रम क्यों प्रारंभ किया गया बेटा, कि हमारी जो जनसंख्या है, जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है ना, इतनी ज्यादा जनसंख्या जो बढ़ रही है, जिससे कि हमें रहने की समस्या, हमें खाने की समस्या, हमें आवास की समस्या, हर एक चीज की समस्या नजर आई, जिससे वजह से गवर्नमेंट की तरफ से परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें ये उद्देश्य दिया जाता है कि हम दो हमारे दो, है ना, कि एक पेरेंट्स है, एक कपल है या एक दंपति है, उनके दो बच्चे से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। अब वो चाहे दो लड़का हो या लड़की हो, या एक लड़का या लड़की हो, लेकिन आने वाले टाइम में हम दो हमारे एक बहुत जल्द होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन जो हमारा रहने का स्थान है, जो हमारा आवास है, वो नहीं बढ़ रहा है। ओके, क्लियर। तो बेटा, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब कब प्रारंभ किया गया, 1920 में, 1930 में, 1950 में, या 1951 में। तो बेटा, सारे बच्चे कोशिश करेंगे, आपको आंसर बताना है कि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, कब किया गया था। तो बेटा, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि 1951 में। कितने सन में, 1951 में परिवार कल्याण जो नियोजन कार्यक्रम है, चलाया गया था, जिसमें कि सिर्फ दो बच्चे की है ना, दो बच्चों का ही जन्म दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। हालांकि अभी भी इस पे रोक नहीं है, लेकिन ये परिवार नियोजन के माध्यम से ये सारी चीजें बताई जाती है। इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी और भी तकनीकी होती है, कैसे हमें इससे बचना है। ओके, नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम का दुष्परिणाम क्या होता है। जो हमारी जनसंख्या वृद्धि है ना, जो हमारी क्या है, पॉपुलेशन में ग्रोथ है, क्या है, पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन में जो ग्रोथ है ना, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या है, रेट है। तो जनसंख्या वृद्धि में, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या होता है, आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थों में कमी, या उपरोक्त में कमी।
यानी कि जब हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, है ना, जैसे ही हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हमारी जनसंख्या में वृद्धि होगी, है ना, किसमें होगी, जनसंख्या में वृद्धि, या जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ आय में कमी, या हमें जमीन में कमी, यानी कि हमें रहने की कमी हो जाएगी, आय यानी कि जो हमारी आय है उस आय में कमी हो जाएगी, या खनिज पदार्थों में कमी, जो हम खनिज पदार्थों का यूज करते हैं उनमें कमी हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा कि अगर जनसंख्या बढ़ी, है ना, अगर पॉपुलेशन बढ़ी तो हमें आय में भी कमी होगी, ठीक है, जमीन में भी कमी होगी और खनिज पदार्थों में भी कमी होगी। तो यहाँ पे बेटा राइट आंसर क्या हो जा रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी, कि आय में कमी। ओके, नेक्स्ट, इनमें से कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग को हम कहते हैं बेटा सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये लैंगिक संपर्क के द्वारा, ठीक है, मैथुन क्रिया के द्वारा या संभोग के द्वारा ये डिजीज होती है ना। ये क्या होगा, लैंगिक सेक्सुअल, देखो यौन संचारित रोग को हम कहते हैं एसटीडी, शॉर्ट में आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को कहते हो एसटीडी। यानी कि ये ऐसे रोग होंगे, ये लैंगिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते, ठीक है, ये आपको पता है। तो खसरा है या टीबी है, ठीक है, खसरा है या टीबी है या गोनेरिया है या टाइफाइड है, बताओ कौन से ऐसे रोग हैं जो यौन संचारित यानी एसटीडी रोग के अंतर्गत आते हैं? खसरा आता है, टीबी आता है, गोनेरिया आता है, टाइफाइड आता है। बेटा हमेशा ध्यान देना कि इसमें से जो एसटीडी रोग है ये क्या है, गोनेरिया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है कि यौन संचारित रोग इनमें से कौन है या इससे संबंधित कौन है, तो आपका गोनेरिया होता है। रह गई बात बेटा टाइफाइड की, तो जो टाइफाइड होता है ये बैक्टीरिया से होता है, टीबी भी आपका बैक्टीरिया से हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट, कापर टी रोकता है। कापर टी बेटा देखो कापर टी का कार्य क्या है, जैसे ये हमारी गर्भाशय है, ठीक है, ये गर्भाशय है, ठीक है, ये गर्भाशय है, गर्भाशय के साथ साथ बेटा ये गर्भाशय की दीवारें हैं, ये सेकेंड दीवारें हैं, सेकेंड के बाद ये थर्ड दीवार है ना, या ये तीसरी दीवार। तो कापर टी, बेटा जो कापर टी होती है ये कैसी संरचना है, एक टी आकार की, है ना, ये फंडस वाला भाग है। तो कापर टी एक टी आकार की संरचना होती है ना, किसकी होती है, टी आकार की संरचना। और ये बनी कैसे होती है, कापर आयन से, ठीक है, ये बनी किससे होती है, ये कापर से बनी होती है ना, किससे बनी होती है, कापर से बनी होती है। कापर से बने होने की वजह से इनमें से कापर आयन निकलते, क्या निकलते हैं, कापर आयन निकलते हैं। अब ये ऐसी युक्ति है बेटा, ये गर्भ निरोधक युक्तियों के अंतर्गत आती है ना, ये यांत्रिक विधि के अंतर्गत आती है। यानी कि ये कापटी जो होगा, ये जो हमारी गर्भाशय होती है, गर्भाशय में इसी प्रकार से इसको रोपित कर दिया जाए, ठीक है। ये टी आकार की संरचना है, यानी कि कापर, यानी किसकी बनी है, कापर को हम हिंदी में कहते हैं ताबा की बनी है, इसीलिए इसको हम ताबा मोचक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ताबा मोचक भी कहते हैं। ताबा मोचक क्यों कहते हैं बच्चे, क्योंकि ये कापर आयन को, है ना, ताबा के आयन को रिलीज करती है, रिलीज करती हैं। तो ये निषेचन को रोकेंगी, या ओव्यूलेशन को रोकेंगी, या यूट्रस की दीवारों पर एम्ब्रियो के बनने को रोकेंगी, या रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को। बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा, ये निषेचन को रोकती है। किसको रोकेंगी, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन को रोकेंगी। कैसे रोकेंगी, मानो बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये स्पर्म गया, है ना, ये स्पर्म गया, ठीक है। अब ये बोला जाता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब एक बार वीर्य सेचन की क्रिया हुई, है ना, सर्विनेशन इंसेमिनेशन की जब क्रिया होती है, तो इंसेमिनेशन की क्रिया के द्वारा लगभग 200 से कितना, लगभग 200 से 300 जो मिलियन होते हैं, है ना, 200 से 300 मिलियन शुक्राणु महिला की वेजाइना में छोड़े जाते हैं, जिनमें से कुछ तो वेजाइना की अम्लता के कारण ही उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कुछ का क्या होता है कि जो एंड्रोमेट्रियम होती है,
तो एंड्रोमेट्रियम के द्वारा क्या होते हैं, रसायन रिलीज होते हैं। ये क्या करती है, कुछ केमिकल को रिलीज करती है जिससे कि इनके डेथ हो जाती है और ये या खत्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ जब ये हमारे गर्भाशय के अंदर ये टी वाली संरचना लगाई जाती है तो इस टी वाली संरचना से भी क्या रिलीज होते हैं, कापर आयन रिलीज होते हैं। ये क्या करेंगे, अपने कापर आयन को रिलीज करेंगे जिससे कि जो शुक्राणु की गतिशीलता होती है ना, इनकी जो गति होती है उस गति को स्लो कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, जिससे कि स्पर्म की जब गति कम होगी, इनका पूरा जो जीवन काल होता है वो 2 से 3 तक ये जिंदा रह सकते हैं। जब इनका जो मूवमेंट होगा, जो इनकी गति की क्रिया होती है, जब ये स्लो हो जाएंगी, है ना, मानो एकदम स्लो हो गई तो स्लो होने के बाद क्या होगा कि इनकी गति अवरुद्ध होगी। तो यहाँ पे जो एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन यानी कि यहाँ पे जो एग है, एग क्या कर रहा है, शुक्राणु का वेट कर रहा है, तो ये भी 24 आवर्स में क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और ये भी 2 से 3 दिन में यहाँ पे पहुंच नहीं पाएंगे, जिससे कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो। इसीलिए बेटा कापर टी रोकता है। कहीं पे भी आपसे पूछा जाए कि जो कापर टी होता है वो रोकता है, किसको रोकता है, आप बताओगे निषेचन को रोकता है। कैसे रोकता है ये मैंने आपको यहाँ पे समझा चुकी। ठीक है, नेक्स्ट, एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। एमनियोसेंटेसिस को हम कहते हैं बेटा उल्व भेदन की क्रिया। ठीक है, हिंदी में कहते हैं उल्व। ठीक है, उल्व भेदन ये बेटा एक ऐसी क्रिया होती है जब क्या होता है, कोई भी भ्रूण है ना, जब क्या होगा इस गर्भाशय में, ठीक है, इस गर्भाशय के अंदर कोई भी भ्रूण पल रहा है। ठीक है, इस गर्भाशय के अंदर ये जो इनकी लेयर होती है, इसी लेयर में कोई भी भ्रूण क्या है, पल रहा है। मानो ये भ्रूण पल रहा है। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है हृदय में विकार जानने की, दिमाग में कमी ज्ञात करने की, या भ्रूण में आनुवंशिक विकास ज्ञात करने की, या उपरोक्त में से सभी। तो बताइए बेटा कि जो एमनियोसेंटेसिस एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, ये हृदय में जो हमारे विकार होते हैं उनमें जानने की विधि है कि जो हमारे हृदय में बहुत सारे, यानी कि जो हमारी हार्ट बीट है वो स्लो हो रही है, यानी कि जो माँ के गर्भाशय में जो बच्चा है उसकी हार्ट बीट क्या है, स्लो है। ठीक है, क्या है, स्लो है। ठीक है, तो देखो बेटा एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, इनके द्वारा बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी करेक्ट आंसर होगा कि भ्रूण में आनुवंशिक विकास ज्ञात करने की। यानी कि जब भी कोई भी शिशु, मानो इस गर्भाशय में, आप सभी को पता है कि जो बेबी पलता है वो गर्भाशय के मध्य गर्भाशय। ठीक है, ये जो हमारी गर्भाशय होती है, गर्भाशय की 3 परत होती है, तो गर्भाशय के अंदर जो मध्य परत होती है, मध्य परत में क्या होता है, भ्रूण रोपित होता है। ठीक है, क्लियर। तो मध्य गर्भाशय में क्या होगा, ये रोपित होगा, तो इनके जो द्रव्य होते हैं, है ना, एमनियोटिक द्रव्य जो होते हैं उनको लिया जाता है, जिससे कि यह ज्ञात किया जाता है कि जो माँ के गर्भ में बेबी पल रहा है उसमें कोई आनुवंशिक डिसऑर्डर तो नहीं है, यानी कि जो हमारा टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइफेंटर सिंड्रोम, ये जितनी भी डिजीज होती हैं, तो वो ये ज्ञात करने के लिए कि जिससे कि अगर मान लो बेबी में ऐसी कोई दिक्कत है तो इस जांच के द्वारा बेबी के जन्म होने से पहले ही ये जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये होती है एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उल्लंघन। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सहेली जो कि मादा गर्भनिरोधक पुट्टिका यानी गोली है, प्रयोग की जाती है ना। बेटा जो एक गर्भ निरोधक कुछ ऐसी युक्तियां होती है, जैसे मान लो दो एक दंपति है, ठीक है, वो एक दंपति है, उनके पास मानो 2 बच्चे हैं, है ना, और वो बच्चा नहीं चाहते, यानी तीसरा चौथा बच्चा वो नहीं चाहते हैं, तो मान लो अनचाहा जो गर्भ ठहरना है ना, जितनी भी परिवार नियोजन से रिलेटेड जितनी भी तकनीकियां हैं, जितनी भी मेडिसिन है, पिल्स है, जो भी है ना, जो भी यंत्र है, कापटी होगा या कंडोम हो गया, जो भी सारी चीजें हैं उन्होंने यूज कर ली। ठीक है, अब उन्होंने यूज कर ली, यूज करने के बाद भी जो गर्भ ठहर जाता है, तो उसके साथ साथ एक गर्भ निरोधक की कुछ गोलियां भी आती, गोलियां में कुछ एक सहेली आती है बेटा, और एक मालाडी आती। इन दोनों गोलियां में से एक साप्ताहिक होती है, यानी कि एक हफ्ते में एक दिन ली जाती है, और एक मंथ में ली जाती है। ठीक है, यानी कि डेली लेके जाती है। तो यहाँ पे जो सहेली है, ठीक है, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुट्टिका यानी गोली है, प्रयोग की जाती है। ये रोजाना की जाती है, साप्ताहिक की जाती है, तिमाही की जाती है, या मासिक की जाती है। तो इतना ध्यान देना बेटा कि जो ये सहेली नामक गोली होती है ये आपको हमेशा हर जगह मिल जाती है। ये ऐसी मेडिसिन है कि मार्केट में हर एक मेडिकल पे ये उपलब्ध होती है।
ठीक है, माला डी और सहेली एक ऐसी गोलियां होती हैं। देखो कुछ हमारी जो गर्भ निरोधक के अंतर्गत जो गोलियां आती हैं वो जगह जगह कहीं कहीं मिल जाती हैं, कहीं कहीं क्या होती है नहीं मिल, कहीं कहीं आपको मिल जाएंगी लेकिन कहीं कहीं वो जल्दी। ठीक है, तो ये माला डी और हो गई आपकी जो सहेली होती है ये आपको हर एक मेडिकल पे मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सहेली होती है ये एक गर्भ निरोधक गोलियां जो कि रोजाना ली जाती है। इसको रोजाना लेने का मतलब क्या होता है कि ये अंडोत्सर्ग की जो क्रिया होती है उस क्रिया को ये अवरुद्ध कर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण है। प्रथम यानी कि पहला मानव जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है। कृषि है, औद्योगिकरण है, तकनीक है या सभ्यता में परिवर्तन है। ठीक है, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है, यानी कि जो हमारी जनसंख्या जनसंख्या विस्फोट का मतलब यहाँ पे बेटा ये नहीं है कि कोई बम हो रहा है, जैसे बम क्या होते हैं विस्फोट होते हैं, है ना। यानी कोई एक बहुत सा बड़ा सा बम है और वो क्या कर दिया विस्फोट कर दिया, और विस्फोट कर दिया तो यहाँ पे इसके आसपास के जितने भी जीव जंतु थे, है ना, आसपास की जो भी सामग्री थी वो क्या हो गई नष्ट। तो यहाँ पे बेटा जनसंख्या विस्फोट का मतलब ये नहीं होगा। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है कि मान लो ये एक परिवार है। ठीक है, ये बेटा एक परिवार है, इस परिवार में रहने वाले कितने हैं, चार है ना। क्या है, रहने वाले की संख्या कितनी है, चार है। अब ये इस परिवार में अचानक क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और अचानक यानी कि यहाँ पे बेटा ये जो आवास है यही आवास है उनकी उस घर की, है ना। मान लो कि इस पेरेंट्स की, ठीक, एक ऐसे दंपति है जिनके दो बच्चे हैं और उनकी आय इतनी है कि उन दो बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर ले रहे हैं। लेकिन अचानक क्या होगा कि उनके 6 से 7 से 8 से 10 बच्चे आ जाएंगे, है ना। बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 6 7 8 9 10 बच्चे आ जाएंगे। जब 6 7 8 9 10 बच्चे आ गए और आय मान लो कितना वो कमा रहा है, वो बंदा जो है वो बंदा 5 ही हजार कमा रहा है। ठीक है, 5 हजार वो कमा रहा है, 5 हजार में वो दो है, दो उसके बच्चे हैं, तो उनका जो पालन पोषण वो बहुत अच्छे तरीके से हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर। अब मान लो इनमें इसी बंदे ने रिप्रोडक्शन किया, है ना, और जनसंख्या बढ़ा के अपनी संतति बढ़ा दी। अब यहाँ से दो से कितने बच्चे हो गए, है ना, दो से कितने बच्चे हो जाएंगे, मान लो 2 से 7 8 बच्चे हो गए। और इनकी जो आय है ना, इनकी जो आय है वो आय 5 हजार ही होगी। तो बताओ बेटा यहाँ पे दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। सबसे पहले दिक्कत क्या आएगी, इनकी आय भी वही है। जब दो बच्चे थे तो वो अच्छे से पालन पोषण कर ले रहे थे, है ना। और उसके बाद जो उनके पास जो घर था उस घर में भी आसानी से वो बिता ले रहे थे। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ी तो घर की भी यानी आवास की भी कमी आई और आय की भी कमी आई। तो प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का जो कारण होता है वो तकनीक। यहाँ पे बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि जो तकनीक होती है वो पहला जनसंख्या विस्फोट का कारण है। तकनीक का मतलब क्या हो गया, आज के टाइम में हर एक सुविधा चाहता है। आज के टाइम में हर एक बंदा आलसी हो चुका है। वो सोच रहा है कि हमें घर बैठे या हमें बिना कुछ किए सारी चीजें मिल जाए। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जनसंख्या जो क्या हो रहा है, विस्फोट हो रहा है। जनसंख्या की जो पॉपुलेशन है, जो जातियां हैं, जो संख्या है वो अचानक उसमें तीव्र गति। तो जनसंख्या में अचानक वृद्धि, है ना, इतना तीव्र वृद्धि यानी कि तेजी से जो वृद्धि होती है वो जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। यहाँ पे कोई बम का विस्फोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। सुजाक, एड्स, ट्राइकोमोनेसिस या सिफिलिस। निम्न में से कौन सा रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। जो रेट्रोवायरस के द्वारा उत्पन्न होता है वो सुजाक होता है, एड्स होता है, ट्राइकोमोनेसिस होता है या सिफिलिस होता है। बेटा हमेशा ध्यान देना कि ये जो एड्स रोग होता है ना, ये जो एड्स रोग होता है ये HIV वायरस है ना, जो रेट्रोवायरस होता है तो रेट्रोवायरस से होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी, कि एड्स का जो वायरस होता है उसको हम कहते हैं रेट्रोवायरस। क्या बोलते हैं, एड्स के वायरस को हम रेट्रोवायरस कहते हैं। क्या बोलेंगे, रेट्रोवायरस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है ना, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक यानी कि उपयुक्त विधि है, क्या है, गर्भपात है, मुखी गोलियां है, वीर्य सेवन है या बंध्याकरण है। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होती है?
यानी कि सबसे अच्छी विधि, है ना? मान लो एक ऐसी विधि होगी जिसको दंपति यूज कर लिए, है ना, अपने जीवन में उसको धारण कर लिए, तो धारण करने के बाद वो कभी भी पेरेंट्स बनने की जो चांसेस होती है वो नहीं होती। ठीक है, तो गर्भपात होगा, मुखी गोलियां होगा, वीर्य सेवन होगा या बंध्याकरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी की बंध्याकरण। इस बंध्याकरण यानी कि ऑपरेशन के थ्रू महिला, देखो ये जो बंध्याकरण होता है ये दोनों महिला और पुरुष दोनों में पाए जाते हैं। महिला में क्या होगा कि महिला की जो अंडवाहिनी, ठीक है, मानो ये क्या है, इसका जनन पार्ट है। ठीक है, तो ये जनन पार्ट में ये जो इसकी अंडवाहिनी है, इस अंडवाहिनी को या तो इसको काट दिया जाएगा, है ना, इसको शल्य क्रिया के द्वारा या तो इसको काट दिया जाएगा या तो इसको बांध दिया जाएगा। इसी तरह जो पुरुष होते हैं, पुरुष का, ठीक है, पुरुष का ये टेस्टिस वाला भाग है ना, ये क्या है, टेस्टिस वाला भाग है, और ये प्रेजेंट किस में है? इसमें प्रेजेंट है वृषण कोश में। अब इस टेस्टिस से क्या निकली होती है? ये जो वाहिनियां निकली होती हैं, इस वाहिनियों को, ठीक है, ये जो शुक्रवाहक होते हैं, इन शुक्रवाहक को या तो क्या किया जाएगा? काट दिया जाएगा। ठीक है, या तो इसको हम बांध दिया जाएगा या तो इसको कट लगा दिया जाए। ठीक है, क्या किया जाएगा? या तो बांध दिया जाएगा ऑपरेशन के थ्रू या तो इसको काट दिया जाएगा, जिससे कि मानो विरेचन की क्रिया हुई, मानो यहाँ पे स्पर्म बने, स्पर्म बनने के बाद ये यहाँ से सखलित भी हुए, है ना, विरेचन भी हुआ उनको, कि सखलित हुए विरेचन के दौरान इनकी जो गति होगी ये रुक जाएगी, वो आगे नहीं जा पाएंगे। जब आगे नहीं जा पाएंगे तो यहीं पे 2 से 3 दिन बाद इनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इसी तरह बेटा इसमें क्या होगा? मानो यहाँ पे ये कट लगा दिया गया, ठीक है, बीच में जो कट लगा दिया गया, तो यहाँ से जो क्या होगा, मान लो अंडोत्सर्ग के दौरान, ठीक है, ओव्यूलेशन के दौरान जो अंडाणु क्या होगा? यहाँ पे पहुंच जाएगा, लेकिन यहाँ से शुक्राणु आया, लेकिन ये आगे इसके नहीं जा पाएगा, जिससे निषेचित नहीं। तो ये जन्म नियंत्रण की अगर सर्वाधिक उपयुक्त विधि कोई है तो वो बंध्याकरण होती, क्या होती है? बंध्याकरण होती है, यानी कि जिसको हम ऑपरेशन कहते हैं या हिंदी में शल्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, परख नली शिशु एक तकनीक है जिसमें, है ना, जो परख नली शिशु होता है एक ऐसी तकनीक, यानी एक ऐसी तकनीक है जिसमें कहीं ना कहीं महिला या पुरुष में कोई ना कोई दिक्कत होती है, यानी कि इनफर्टिलिटी यानी बंध्यता होती है। क्या होती है? बंध्यता। यानी कि कुछ ऐसे दंपति हैं जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, माँ बाप बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष में कोई ऐसी दिक्कत है या कहीं ना कहीं महिला में ऐसी दिक्कत है जिससे कि वो संतान उत्पत्ति से वंचित रह पाते हैं, यानी कि वो पेरेंट्स नहीं बन। ठीक है, तो परख नली शिशु एक तकनीक है जिसमें, है ना, परख नली शिशु एक तकनीक होती है जिसमें क्या होता है? अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर संवर्धित किया जाता है, फिर इसे रोपित करते हैं। यानी कि अंडवाहिनी से हम क्या करते हैं? जाइगोट को लेते हैं, लेकर इसको हम संवर्धित किया जाता है और संवर्धित करने के बाद रोपित कर देते हैं, कहाँ में? गर्भाशय के अंदर। या अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं, यानी कि हम लैब के थ्रू अंडाणु को लेंगे, उसको बाहर ही जैसा वातावरण अंडवाहिनी में होगा वही वातावरण हम लैब में देंगे, उसको निषेचित कराएंगे, निषेचित करने के बाद उसको हम क्या कर देंगे? रोपित कर देंगे, यानी कि जो भ्रूण बनेगा उस भ्रूण का हम रोपण कर देंगे। या शुक्राणु लेकर एवं अंडाणु का संलयन होता है और युग्मनज का विकास परख नली में होता है, यानी कि एक शुक्राणु लिया जाएगा, अंडाणु लिया जाएगा, टेस्ट ट्यूब होगा। ठीक है, मानो ये एक टेस्ट ट्यूब लिया गया, है ना, इस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा कि इसमें एक अंडाणु ले लिया गया और इसी में क्या होगा? शुक्राणु को डायरेक्ट इसी में पर छेपित कर दिया जाएगा और इसी में क्या बन जाएगा? जाइगोट, है ना, क्या बनेगा? जाइगोट, यानी कि युग्मनज बनेगा। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। बेटा 10वें का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमेशा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं, यानी कि ये उस महिला के अंदर किया जाएगा कि वो निषेचन की योग्य, यानी कि कहीं ना कहीं या तो उसको अंडोत्सर्ग में दिक्कत होगी, है ना, कहीं ना कहीं उसके अंडोत्सर्ग में दिक्कत होगी, या तो कहीं ना कहीं उसके फैलोपियन नलिका में दिक्कत होगी, जिससे कि जो निषेचन का एक वातावरण होता है उस निषेचन के वातावरण को वो नहीं दे सकती। ठीक है, जो निषेचन योग्य वातावरण होगा उस वातावरण को देने में वह सक्षम होती है, इसीलिए लैब में
वही जो निषेचन एक महिला के शरीर में होगा, अंडवाहिनी में होगा, उसको टेस्ट ट्यूब में यानी एक ट्यूब में लिया जाएगा। शुक्राणु और अंडाणु दोनों को एक साथ संलयित किया जाएगा, जाइगोट बनेगा और उस जाइगोट से भ्रूण बनेगा, और उस भ्रूण को या तो जाइगोट अवस्था में या तो भ्रूण ही अवस्था में उसको गर्भाशय के अंदर क्या हो जाएगा, रोपित कर दिया जाएगा। अगर जाइगोट अवस्था में होगा तो उसको फैलोपियन ट्यूब में यानी कि तुम्बिका के पास डाला जाएगा। अगर भ्रूण अवस्था में डाला जाएगा तो गर्भाशय के अंदर जो मध्य गर्भाशय है वहां पे इसको क्या कर दिया जाएगा, डायरेक्ट रोपित कर दिया। ठीक है, ये होती है परख नली शिशु की तकनीक, जिसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। ये बेटा ये जो खर्चे होते बड़े इजी नहीं होते, है ना। ये इनका जो खर्चा आता है, खर्चे भी बड़े महंगे होते हैं, तो वो इसको सब अफोर्ड नहीं करते, सब इसको नहीं कर पाते। तो सबसे अच्छा देखो एक तरीका होता है कि भाई जिसको बच्चे चाहिए, है ना, जिसको बच्चे चाहिए, मानो उसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो जो अनाथ बच्चे होते हैं उसको गोद ले सकते हैं, उसको भी मम्मी मिल जाएगी, मम्मी पापा मिल जाएंगे, और जिनके पास बच्चे नहीं है उनको बच्चा हो जाएगा। ठीक है, ये सही तकनीक है। नेक्स्ट, जन्म नियंत्रण की एक विधि है GIFT, HJF, IVF, टी या IUDS। तो जन्म नियंत्रण की एक विधि है, यानी कि जो हमारी जन्म नियंत्रण है उनमें से एक विधि कौन सी है। ठीक है, बताइए। गिफ्ट, गिफ्ट को हम बोलते हैं बेटा गैमीट। गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गैमीट इंट्रा, ठीक है, फैलोपियन, फैलोपियन ट्रांसफर, है ना। IVF का होता है इन विट्रो, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो बेटा यहाँ पे जन्म नियंत्रण की एक विधि है, ये क्या है, आईयूडी होती है। क्या होगी, आईयूडी होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, आईयूडी, यानी कि इंट्रा यूटेराइन, क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, है ना। क्या होगा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी कि ये ऐसी युक्ति है, इन युक्तियों के द्वारा कहाँ पे, यूट्रस के अंदर, ठीक है, कहाँ पे, यूट्रस के अंदर कोई ना कोई ऐसी एक तकनीक होती है जो कि रोपित कर दी जाती है, जिसमें एग्जाम्पल में क्या होगा, हिपेक्स लूप, ठीक है, क्या होगा, हिपेक्स लूप, है ना, कापर टी, क्या होगा, कापर टी, ठीक है, कापर कुछ और भी मेडिसिन होते हैं, ये सारे गर्भाशय के अंदर क्या करना, रोपित करना, यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी कि एक ऐसा यंत्र जो महिला के गर्भाशय में क्या होगा, उसको रोपित कर दिया जाए। ठीक है, अगला, कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है। इनमें से कौन सी ऐसी एक तकनीक है जो मेल यानी कि पुरुष से संबंधित है। मुखी गोली है, ट्यूबैक्टोमी है, बासेक्टोमी है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी कौन सी एक तकनीक है जो इनमें से पुरुष से संबंधित है ना, किससे संबंधित है, पुरुष से। मुखी गोली है, यानी कि मुख के द्वारा ली जाने वाली जो गोली है वो पुरुष से संबंधित है, या ट्यूबैक्टोमी है जो वो पुरुष से संबंधित है। ट्यूबैक्टोमी क्या है कि शल्य क्रिया है, जिसमें कि जो नलिका होती है उनको अवरुद्ध किया जाएगा या तो काटा जाएगा, या वासेक्टोमी है, या इनमें से कोई नहीं। बेटा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कि वासेक्टोमी जो होता है, ठीक है, वासेक्टोमी है, ये पुरुष से संबंधित है। यानी इसमें क्या होगा, इनका जो वासा डिफरेंस होता है ना, क्या होगा, जो वासा डिफरेंस होगा, वासा डिफरेंसिया को, ठीक है, वासा डिफरेंसिया को या तो वो काट दिया जाएगा या तो इसको क्या किया जाएगा, बांध दिया जाएगा, जो ऑपरेशन के थ्रू, इसके थ्रू, ऑपरेशन के थ्रू, या तो इसको काट दिया जाएगा या तो इसको बांध दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्तनपान अनार्तव है। स्तनपान अनार्तव है, जो स्तनपान अनार्तव होते हैं वो क्या होता है, गर्भ निरोधक की अस्थाई विधि है, आर्तव का अभाव है, गर्भ निरोधक की अस्थाई विधि है, या यौन संचारित रोग है। यानी कि जो स्तनपान अनार्तव, स्तनपान अनार्तव का मतलब होगा कि कोई एक ऐसी महिला है जो एक बेबी को जन्म दी है, और बेबी को जन्म देने के बाद उसको क्या कर रही है, क्या कर रही है बेटा, स्तनपान यानी कि दुग्ध पिला रही। स्तनपान का मतलब ये होता है ना, कोई एक शिशु है जो अपने माँ को के दुग्ध को, यानी कि स्तन ग्रंथि से जो उसको मिल्क निकलता है, दुग्ध वाहिनी से जो मिल्क निकलता है, उसको क्या करते हैं, पीते।
तो आर्तव का अभाव यानी जो स्तनपान अनार्तव होता है, इनमें जो हमारा आर्तव चक्र होता है उसका अभाव होता है, या गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि है, या गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि है, या एक यौन संचारित रोग है। तो बताइए बेटा 13 का क्या होगा। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये होगा कि गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि, है ना। ये जो गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि के अंतर्गत आएगा। ये बोला जाता है कि अगर मान लो किसी महिला ने एक शिशु को जन्म दिया, है ना, प्रसव पीड़ा के पश्चात यानी कि प्रसव क्रिया के बाद 6 मंथ तक कोई भी एक ऐसी महिला होगी वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है, क्या होगी, वो प्रेग्नेंट नहीं होगी जब तक वो एक बच्ची को दूध पिला रही होती। ये ऐसा साइंस कहता है ना। लेकिन साइंस बोलता है, लेकिन इसको हम अस्थाई विधि यानी कि ऐसा सच ही है कि मान लो कोई ऐसी महिला है जो एक बच्ची को जन्म दी है, और बच्ची को जन्म देने के बाद अगर वो 6 मंथ तक अपने बेबी को दूध पिलाती है तो वो दोबारा से प्रेग्नेंट नहीं हो। वो हो भी सकती है और ना भी हो सकती है, लेकिन ये गर्भ निरोधक की विधि में आती है। ये हमारा साइंस का था, ये नेचुरली है। तो किसी किसी में ऐसा होता है, किसी किसी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कि गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि है। ठीक है, स्तनपान अनार्तो जो होता है वो गर्भ निरोधक की कौन सी विधि है, अस्थायी। ठीक, नेक्स्ट, जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम है। यानी कोई ऐसा भ्रूण है, वो जन्म से भ्रूण यानी कि उसका जन्म नहीं हुआ है, वो भ्रूण जो है दुनिया में नहीं आया है, फिर भी उसको क्या कर दी गई, उसकी जांच कर दी गई, है ना। जांच करके उसके अंदर क्या है क्या नहीं, इन सारी चीजों का क्या कर लिया गया, पता लगा लिया गया। तो जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम है लेप्रोस्कोपी है, एमनियोसेंटेसिस है, विरिसेचन है, या कोइटस इंटरप्टस है। तो बताइए, जन्म पूर्व यानी कि कोई ऐसा भ्रूण है जो जन्मा नहीं है ना। कोई एक ऐसा भ्रूण जो अभी दुनिया में नहीं आया है, लेकिन दुनिया में आने से पहले ही उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, लड़का है कि लड़की है, ये सारी चीजें पता चल जाती है। हालांकि ये जांच अब उसको अवरुद्ध कर दी गई। बड़ा 14 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी होगा कि एमनियोसेंटेसिस जो मैंने आपको बोला, उल्लो भेदन की क्रिया। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बेटा, उल्लो भेदन की क्रिया। यानी उल्लो भेदन की एक ऐसी क्रिया होती है जिससे भ्रूण के जन्म से पूर्व ही ये पता लगा लिया जाता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की है, या जो भ्रूण पल रहा है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या यानी जो हमारी पॉपुलेशन है, तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है होलोग्राफी, मनो जीव विज्ञान, बायोग्राफी, या डोमोग्राफी, जिसमें हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। जैसे देखो हमारी साइंस में अलग अलग शाखाएं होती है ना। साइंस में आप देखोगे तो बहुत सारी अलग अलग शाखाएं हैं। विशेष करके उस शाखा के अंतर्गत कुछ ऐसी चीजों का अध्ययन किया जाता है जिसके अंदर उन सारी चीजों को रखा जाता है। तो जब हम जनसंख्या का अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो बेटा जनसंख्या का जो अध्ययन कहलाता है वो डोमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, डोमोग्राफी कहलाए। क्या बोला जाएगा, डोमोग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपको अपने एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार, तो कौन कौन करेगा कौन कौन नहीं करेगा ये आप जरूर बताएं, है ना। और जो बेटा आप बात कर रहे हो बीच बीच में बात करना बंद कर, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ना। मान लो मैम मत समझो, लेकिन एक बड़ी बहन समझ के कि हाँ तुम्हारी घर की जो बड़ी बहनें होती है ना, बड़ी बहनों का बात माना जाता है, तो वो मेरी बात मान के बस एग्जाम के पहले तक इतना मेहनत कर दो, इतना मेहनत कर दो, इतना अच्छा नंबर ला दो कि तुम कभी भी कोई आपसे पूछे या अपने रिजल्ट आपको देख के प्राउड फील हो कि हाँ हमने इतनी मेहनत की और मेरा ये रिजल्ट। ये देखो हर एक बच्चे का सपना होता है अच्छा परसेंटेज लाना। तो अपने मेरा भी यही ख्वाब है कि भाई आप लोगों का भी अच्छे से अच्छे नंबर आए। ठीक, तो ये हो गया बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव को, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे आपके एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करके बेटा एक दो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इस चैप्टर से आपके लॉन्ग आते हैं, नहीं तो शॉर्ट यानी कि लघु उत्तरीय यानी कि दो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में। ठीक है, बेटा क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन की अस्थाई विधि क्या है। परिवार नियोजन की अस्थाई विधि पुरुष नसबंदी है ना, जिसको हम वैक्सेटॉमी कहते हैं। क्या बोले हैं,
वैसेक्टॉमी कहते हैं, एवं महिला नसबंदी, है ना। परिवार नियोजन के स्थायी विधियां क्या हैं? तो परिवार नियोजन की जो अस्थायी विधि होती है बेटा, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। तो पुरुष में जो नसबंदी यानी जो ऑपरेशन कहते हैं उसको हम कहते हैं वेसेक्टॉमी कहते हैं, और महिला में जो नसबंदी होती है उसको हम कहते हैं टोबैक्टॉमी कहते हैं। यानी कि पुरुष होगा तो उसके शुक्रवाहक को काट दिया जाएगा या तो बांध दिया जाएगा, महिला होगी तो उसके जो ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन जो नलिका होगी उसको या तो काट दिया जाएगा या तो उसको बांध दिया जाएगा। ठीक है, तो ये परिवार नियोजन की अस्थायी विधि के अंतर्गत आता है। मानो ये ऑपरेशन हो गया, शल्य क्रिया हो गई, तो भ्रूण या एक बेबी गर्भवती होने का, एक नए शिशु को जन्म देने की जो कैपेसिटी होती है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अगला, शुक्रवाहिका उच्छेदन यानी कि वैक्सीटामी पर टिप्पणी लिखी, है ना। शुक्रवाहिका, है ना, शुक्रवाहिका उच्छेदन का मतलब ये जो शुक्रवाहिका है उसकी गति को अवरुद्ध कर दिया गया। क्या किया गया? उसकी जो गति है उस गति को क्या कर दिया गया? अवरुद्ध कर दिया गया हो। तो देखो, शुक्रवाहिका उच्छेदन या वैसेक्टॉमी को पुरुष नसबंदी भी कहते हैं, है ना। जो शुक्रवाहिका उच्छेदन होता है, कहीं कहीं आपसे शुक्रवाहिका उच्छेदन पूछा जाएगा, या कहीं कहीं पुरुष नसबंदी पूछा जाएगा, या कहीं कहीं वैक्सीटामी पूछा जाएगा। तो आपको इतना ध्यान देना है कि ये एक पुरुष से रिलेटेड है, यानी कि एक पुरुष के अंदर ये चीजें प्रेजेंट। ठीक है, तो शुक्रवाहिका उच्छेदन या वैक्सीटामी को पुरुष नसबंदी कहते हैं, और यह गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि है। गर्भ निरोधक की मतलब कि हमारी जनसंख्या को कंट्रोल करने का, है ना। जो हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है उस जनसंख्या की कंट्रोल करने का एक क्या है? एक अस्थायी। ठीक है, जिसमें एक छोटे से ऑपरेशन द्वारा दोनों शुक्रवाहिकाओं को काट या बांध दिया जाता है, जिससे वीर्य में शुक्राणु अनुपस्थित हो। मानो, देखो बेटा, ये एक जो पुरुष का जनन तंत्र, ठीक है, आप ठीक है, मान लो एक पुरुष का जनन तंत्र है, ठीक है। अब यहीं पे जो बेटा एक शुक्राशय ग्रंथि होती है, क्या होगी? यहीं पे एक शुक्राशय ग्रंथि होती है, जो हमारी सहायक ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि, है ना, शुक्राशय ग्रंथि, ये सारी जो ग्रंथियां होती है ये वीर्य को बनाती है। इसका निर्माण करती है। यहाँ पे जो शुक्राशय ग्रंथि होगी, है ना, शुक्राशय होगा, प्रोस्टेट होगा, ठीक है, शुक्राशय, प्रोस्टेट, है ना, का ऊपर ये क्या करेंगे? किसका निर्माण करेंगे? वीर्य का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? ये वीर्य का निर्माण करते हैं। ठीक, अब इसके अंदर, है ना, इसमें क्या हो रहा है? बहुत सारी कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के द्वारा क्या हुआ? शुक्राणु का निर्माण। ठीक है, यहाँ पे भी मानो इस शुक्राणु का निर्माण। ठीक है, अब शुक्राणु का क्या होगा? वीर्य सेचन के दौरान कौन सी क्रिया होगी? वीर्य सेचन की क्रिया होगी। तो वीर्य सेचन की क्रिया के द्वारा ये जो शुक्राणु होंगे यहाँ से होते हुए, ठीक है, ठीक है, यहाँ से होते हुए क्या करेंगे? यही जो अवरुद्ध कर दी जाएगी तो ये आगे आएंगे ही। ठीक है, ये अवरुद्ध हो गया तो इसके आगे आएंगे भी नहीं। तो जब वीर्य सेचन के दौरान जो वीर्य निकलेगा उस वीर्य में शुक्राणु की मात्रा नहीं होगी। जब शुक्राणु की मात्रा नहीं होगी तो वो निषेचन की क्रिया ही नहीं। मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा जो वीर्य होगा महिला के विजाइना में जाएगा, है ना। मानो महिला की विजाइना में गया लेकिन उसमें वीर्य की मात्रा है ही नहीं, क्योंकि शुक्राणु तो है नहीं जो निषेचन करता है, जो एक नई संतति को जन्म देता है। तो शुक्राणु नहीं है तो वो भले ही जाए, लेकिन अब इसके द्वारा वीर्य सेचन के द्वारा जो इस वीर्य है ये बाहर आया, अब बाहर से महिला की विजाइना में गया, इसमें शुक्राणु की मात्रा नहीं है। तो शुक्राणु की मात्रा नहीं है तो निषेचन की क्रिया भी, इसलिए ये गर्भ निरोधक की क्या होती है? अस्थायी विधि के अंतर्गत।
जिसमें क्या है, वीर्य में शुक्राणु अनुपस्थित हो। ठीक है, अगला, परिवार नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। ये जो परिवार नियोजन है, ये 2 से 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है कि परिवार नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। तो देखो, परिवार नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई विधियां जो शुक्राणुओं और अंडाणुओं, ठीक है, अंडाणुओं के मिलने में बाधा उत्पन्न करके निषेचन की क्रिया को नहीं होने देती हैं, गर्भ निरोधक कहलाती। यानी कि परिवार नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई विधि है ना, परिवार नियोजन के अंतर्गत बेटा बहुत सारी ऐसी विधि अपनाई जाती है जिससे कि अंडाणु और शुक्राणु का जो निषेचन की क्रिया होती है, उस निषेचन की क्रिया को अवरुद्ध कर देती, रोक देती हैं, यही गर्भ निरोधक कहलाती। और गर्भ निरोधन के लिए विभिन्न युक्तियों का प्रयोग किया जाता है जिनको हम गर्भ निरोधक कहते हैं। एक होता है बेटा गर्भ निरोधन और एक होता है गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधन वो होगा जिनमें अंडाणु और शुक्राणु को जो निषेचन की क्रिया है, जो मिलने की क्रिया है, वो नहीं हो पाएगा, वो अवरुद्ध होगा, वो होगा गर्भ निरोधन। और इस गर्भ निरोधन को रोकने के लिए जो युक्तियां अपनाई जाती है, उस युक्ति को हम कहते हैं गर्भ निरोधक। यानी इसमें आपकी क्या आ जाएंगी, पिल्स आएंगी, क्या आएंगी, इसमें पिल्स आएंगी, है ना। इसके बाद आईयूडी आएगा, है ना, जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। इसके साथ साथ कुछ इंजेक्शन भी आते हैं, क्या होगा, इंजेक्शन होगा। इंजेक्शन के साथ साथ कुछ प्राकृतिक विधि है ना, आवधिक संयम, है ना, स्थानपन अनार्त, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक, अगला, आईवीएफ तकनीक पर संक्षिप्त, ठीक है, आईवीएफ तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए कि जो आईवीएफ है ये क्या है। देखो बेटा, आईवीएफ क्या है, परख नली शिशु अंतःपात्रे निषेचन, आईवीएफ को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी आईवीएफ। इसको बोलते हैं परख नली शिशु, यानी कि आईवीएफ को जो इंग्लिश में हम कह रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको हम कहते हैं अंतः पात्रे निषेचन। ठीक है, यह तकनीक उन दंपतियों में प्रयुक्त की जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता हो, या सक्रिय अंडाणु या पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की कम संख्या पाई जाती है, या, ठीक है, इस तकनीक में सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या दाता के अंडाणु को पुरुष या दाता के शुक्राणु से, ठीक है, मादा के शरीर के बाहर प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से निषेचित कराया जाता है। तो इस प्रक्रिया को अंतःपात्रे निषेचन या तकनीक कहते हैं। ठीक है, इसके पश्चात 8 कोष की भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बेटा आप समझो, ठीक है, जिसे युग्मनज अंत फैलोपियन स्थानांतरण यानी ZIFT कहते हैं। और 8 कोष की अवस्था से अधिक विकसित हुई भ्रूण यानी 32 कोष की को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे अंत गर्भाशय स्थानांतरण यानी इन IUT कहते हैं, यानी कि इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। तो गर्भाविधि पूर्ण होने पर स्त्री समान रूप से शिशु को जन्म देती है और इस प्रकार से प्राप्त शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु कहते हैं। ये आपको आंसर में लिखना है। अब कोई कुछ ऐसे बच्चे होंगे बोलेंगे मैम मेरे को तो समझ में नहीं आया कि ये होता क्या है। अब मेरी बात यहाँ पे आप समझो। मान लो बेटा ये एक महिला है, ठीक है, ये एक महिला है, ठीक है, और यहीं पे एक पुरुष है। ओके, अब क्या होगा, सिंपल सा समझना। ये जो IVF है क्या, ठीक है, IVF है क्या, इनमें क्या किया जाएगा। मानो देखो क्या होता है, कमी क्या होगी, यहाँ पे देखो, ठीक है, मानो ये जो महिला है, ये जो क्या है, महिला है, इस महिला की, ठीक है, ये जो इसकी अंडवाहिनी होती, ठीक है, इसकी अंडवाहिनी में जो एग का निर्माण होता है, ठीक है, मादा के जनन तंत्र का जो भाग है कौन सा, अंडाशय वाला भाग होता है, वहां पे किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, क्या हुआ, अंडाणु का निर्माण होता है। तो मान लो इस महिला में एक का निर्माण नहीं हो रहा है। अब एक का निर्माण नहीं हो रहा है,
ये दिक्कत या तो एक जन्मजात, जिसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, नहीं बंधता कहते हैं। ये बंधता एक ऐसी बीमारी होती है, ऐसी दिक्कत होती है जो महिला या पुरुष दोनों में हो सकती है। ये नहीं है कि सिर्फ महिला में होगी। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है, अगर किसी भी एक ऐसी दंपति है, ऐसे जो कपल्स हैं, जो कि आप देखते होंगे उनकी जो एज है 30 40 50 60, या वो उनकी जो वृद्धावस्था में आ गए हैं, लेकिन उनके पास कोई भी बच्चे नहीं होते। तो रीजन क्या होता है, कहीं न कहीं या तो पुरुष में दिक्कत रही होगी, या तो महिला में दिक्कत रही होगी। दिक्कत क्या रही होगी, अगर महिला की दिक्कत क्या रही होगी कि उस महिला में का जो अंडाशय है, उसमें जो अंडाणु का निर्माण हो रहा था, वो अंडाणु का निर्माण ही नहीं हुआ होगा, है ना? वो अंडा बनाने की क्रिया में सक्षम नहीं रही होगी। या दूसरी क्या रह हो सकती थी कि वो जो महिला है, उस महिला का जो फैलोपियन नलिका, यानी कि जहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है, वो निषेचन के योग्य वातावरण ही नहीं दे सकती, है ना? जो एक वातावरण चाहिए, जो एक माध्यम चाहिए, वो शुक्राणु और अंडाणु को माध्यम ही नहीं मिल पाया होगा। या उनके अंदर जो अंडोत्सर्ग की क्रिया हो रही होगी, वही नहीं हो पाई होगी, है ना? मान लो अंडा बन रहा है, लेकिन अंडोत्सर्ग की क्रिया के द्वारा ही तो जो अंडाणु अंडाशय से निकलकर फैलोपियन नलिका में जाएगा, तो ये दिक्कत रही होगी। या तो सबसे पहले दिक्कत क्या रही होगी कि इनके अंदर, इनका गर्भाशय में कोई दिक्कत, यानी कि ये अंडे को भी बना रही है, अंडोत्सर्ग भी हो रहा है, निषेचन भी हो जाएगा, लेकिन इनमें, इनके जो गर्भाशय में कहीं न कहीं ऐसी दिक्कत होगी जो एक शिशु को जन्म नहीं दे सकती। तो ये गर्भाशय वाला मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक, ये हो गई महिला की दिक्कत। अब पुरुष की दिक्कत क्या होगी, मानो ये पुरुष का जनन तंत्र है ना, ये इसका टेस्टिस वाला भाग है। मानो इस टेस्टिस में, है ना, इसमें क्या होगा, शुक्राणु निर्माण हुआ, है ना? शुक्राणु निर्माण हुआ, तो इनका जो शुक्राशय होता है, जो इनकी सहायक ग्रंथियां होती है, जिनमें क्या निर्माण होता है, वीर्य का निर्माण होता है। तो उनके वीर्य में, है ना, उनके वीर्य में वीर्य सेचन के दौरान जो शुक्राणु की मात्रा होगी, यानी स्पर्म काउंट ही कम होगा। एक निषेचन करने के लिए, है ना, एक बेबी को जन्म देने के लिए कितना शुक्राणु चाहिए, वीर्य सेचन के दौरान 200 से लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणु चाहिए, है ना? लेकिन ये 200 से 300 मिलियन शुक्राणु जाते हैं, लेकिन फैलोपियन नलिका में पहुंचते पहुंचते ये बचते क्या हैं, लगभग 200 से 300 ही रह जाते। सोचो, 200 से 300 मिलियन वीर्य सेचन के दौरान शुक्राणु चाहिए, लेकिन निषेचन तक पहुंचने, अंडाणु तक पहुंचने तक की ये कितने बचते हैं, 200 से 300 ही बचते हैं। ठीक है। अब इस 200 से 300 में से एक ऐसा ही शुक्राणु जो होगा, जो अंडाणु को निषेचित कर पाएगा। ठीक, तो या तो दिक्कत क्या होगी कि ये जो पुरुष होगा उसमें स्पर्म ही नहीं बन रहे होंगे, है ना? या तो इनका जो वीर्य में स्पर्म की मात्रा ही कम होगी। वीर्य के माध्यम से तो स्पर्म लिया जाएगा, तो वीर्य में स्पर्म की क्या होगी, मात्रा कम होगी। अब उस युक्ति में क्या किया जाएगा कि लैब में, मानो ये एक लैब है, इस लैब में एक पात्र पे, है ना, क्या लिया जाएगा, एक पात्र लिया जाएगा। उस पात्र पे, है ना, पात्र का मतलब होता है एक बर्तन या जो भी बोलो, उस पात्र पे महिला का अंडाणु ले लिया जाएगा। ठीक है, और महिला के अंडाणु के साथ साथ जो पुरुष का शुक्राणु होगा, है ना, क्या होगा, जो पुरुष का शुक्राणु होगा, इस महिला के अंडाणु में डायरेक्ट इसको इंजेक्ट कर दिया जाए, है ना? यानी कि देखो, ये एग है, ठीक है, ये एग है और ये स्पर्म है। इन दोनों को क्या किया जाएगा, डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये एग, है ना, क्या होगा, ये एग क्या है, यन है, प्लस ये जो स्पर्म है, ये भी क्या है, यन है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2n, यानी कि इनका क्या निर्माण हो गया, जाइगोट का निर्माण हो गया, है ना? और गुणसूत्रों की संख्या भी इनमें कितनी हो गई, 46 हो गई। अब क्या किया जाएगा, या तो जाइगोट अवस्था में ही डायरेक्ट महिला के फैलोपियन नलिका में, यानी अगर इसके फैलोपियन नलिका में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, तो इस जाइगोट को यहाँ पे रोपित कर दिया जाए। ठीक है, क्या कर दिया जाएगा, इसको रोपित कर दिया जाएगा। ठीक है, मान लो फैलोपियन नलिका में दिक्कत है, तो इनमें जो विदलन होता है, यानी कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जो 32 बनते हैं, तो या तो 8 अवस्था में ही, या तो फिर उसके आगे की अवस्था में डायरेक्ट भ्रूण को रोपित कर देते हैं। तो ये होता IVF, यानी कि ये ऐसी दिक्कत होगी जो किसी न किसी एक महिला में या किसी न किसी पुरुष में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, तो इस तकनीक का यूज किया जाता है। ठीक है, ये तकनीक का यूज क्या किया जाएगा, किया जाता है। ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि शरीर के बाहरी एक निषेचन की क्रिया। ठीक है, ये कमी एक महिला में भी हो सकती है, पुरुष में भी हो सकती है। मानो महिला में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुरुष का जो वीर्य है, उसके वीर्य में जो शुक्राणु की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ठीक,
तो इस तकनीक में ये बाहर यानी कि जैसा हमारे शरीर के अंदर वातावरण है, वही वातावरण हमें शरीर लैब में दिया जाएगा और एक शिशु का जन्म होगा। समझ में आ गया? आगे, उल्लू भेदन पर टिप्पणी कीजिए। उल्लू भेदन पे टिप्पणी कीजिए कि उल्लू भेदन क्या होता है। उल्लू भेदन को बेटा हम इंग्लिश में कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। क्या बोलते हैं? उल्लू भेदन की क्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। देखिए, ये जो उल्लू भेदन की क्रिया क्या है, सबसे पहले बेटा ध्यान देना, ये जो उल्लू भेदन यानी जिसको हम क्या कहते हैं एमनियोसेंटेसिस, इनमें क्या होता है, यह जन्म पूर्व जन्मजात या आनुवंशिक रोग के निदान की तकनीक, ये ऐसा तकनीक है, ऐसे डिवाइस है या एक ऐसी युक्ति है जो या तो जन्मजात है या जन्म से पूर्व जो आनुवंशिक रोग है, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइफेंटन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, है ना, हीमोफीलिया, वर्णांधता, दात्र कोष का दात्र रक्तता, ये जितनी भी हमारी आनुवंशिक बीमारी है, ठीक है, जिसका उपयोग गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्री असामान्यता तथा उपापचयी अव्यवस्थाओं की जानकारी के लिए किया जाता है। इस क्रिया के द्वारा भ्रूण में उसके गुणसूत्र को चेक करने के लिए, उनका जो क्रोमोसोम है, उनके जीन में कोई दिक्कत तो नहीं है, उनमें जो गुणसूत्र है, उनके गुणसूत्र में या तो संख्या बढ़ी या तो घटी तो नहीं है, या तो बढ़ी बड़ी नहीं है, यानी कि गुणसूत्र को देखने के लिए और उनके अंदर जो उपापचय यानी कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, उस मेटाबॉलिक रिएक्शन में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। भ्रूण गर्भाशय में एमनियोटिक द्रव्य, ठीक है, एमनियोटिक द्रव्य में तैरता है। जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय के अंदर एक एमनियोटिक द्रव्य होता है, उस एमनियोटिक द्रव्य में वो तैरता है, ठीक है। इंजेक्शन की सहायता से इस एमनियोटिक द्रव्य का नमूना लेकर, है ना, इंजेक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, जो माँ के गर्भ में भ्रूण पल रहा है उससे एमनियोटिक द्रव्य लिया जाता है, उस एमनियोटिक द्रव्य का नमूना लेकर इसमें उपस्थित कोशिकाओं का संवर्धन करके, है ना, इस एमनियोटिक द्रव्य में जो उपस्थित सेल होती है उस सेल का क्या करके संवर्धन करके, तो संवर्धन करके गुणसूत्र की असमानताओं का निरीक्षण किया जाता है, ताकि घातक रोग अथवा गंभीर उपापचयी अव्यवस्थाओं से ग्रसित भ्रूण को नष्ट किया जा सके या इसके जीन उपचार द्वारा ठीक किया जा सकते, ठीक है। परंतु आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए यानी लिंग गुणसूत्र के द्वारा लिंग का परीक्षण में किया जाने लगा और भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। समझो ये चीज आप यहाँ पे मान लो बेटा, एक जो भ्रूण है ना, ये एक भ्रूण है, ठीक है, ये एक भ्रूण है, ठीक है, ये भ्रूण कहाँ है, गर्भाशय के अंदर है। ये भ्रूण क्या है, गर्भाशय के अंदर। ये जो भ्रूण होता है एमनियोटिक की द्रव्य होती है, ठीक है, एक एमनियोटिक झिल्ली होती है, इस एमनियोटिक झिल्ली में ये बंद रहते हैं और इस एमनियोटिक झिल्ली में क्या भरा रहता है, ठीक है, इसमें भरा रहता है द्रव्य, में क्या होगा, ये द्रव्य भरा रहता है। ये ऐसी जांच होती है जिससे कि जो भ्रूण है वो माँ के गर्भाशय में है, यानी कि उसका जन्म नहीं हुआ है, तो इंजेक्शन के थ्रू, किसके थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, इनके द्रव्य को लिया जाता है, इनके द्रव्य के नमूने को लिया जाएगा, उसको विश्लेषण किया जाता है और उनमें ये देखा जाता है कि इस भ्रूण का, है ना, इस भ्रूण का जो गुणसूत्र है क्या है, इस भ्रूण का जो गुणसूत्र है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते हो कि अगर कहीं कहीं 46 है, ये देखो नॉर्मल जो क्रोमोसोम की संख्या होती है ना, एक मानव में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 होती है, लेकिन कभी कभी आपको 45 दिखती है और कभी कभी 47 दिखती है, जिससे डाउन सिंड्रोम और क्लाइफेंटन सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम होते हैं, जिससे कि जो बेबी होता है वो कैसा होता है, मंद बुद्धि का होता है। कैसा होता है, मंद बुद्धि का होता है। कैसा होगा, मंद बुद्धि का होगा। वो लगभग 16 से 17 साल में उसकी डेथ हो जाएगी, वो किसी भी कार्य के लायक नहीं रहता। इसी तरह उसके उपापचय, है ना, कौन सी, उपापचयी, उपापचय, जैसे किसी बच्चे को आप देखते हो कि बच्चा जन्म लिया, है ना, उस बच्चे ने जन्म लिया लेकिन उसके कहीं ना कहीं एक ऐसे अंग होते हैं
जैसे पोलियो हो गया, है ना, वो जन्म से ही पोलियो है, उसको ठीक नहीं हो सकता। या उसके कहीं ना कहीं आंख में कुछ दिक्कत हो गई, कहीं ना कहीं वो बहरा हो गया, है ना, कान में कोई दिक्कत होगी, ठीक है, उसको हम ठीक नहीं कर सकते, जो जन्मजात है। उसके बाद रिकेटिस जो रोग होता है, नहीं, जो विटामिन डी कमी से होता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसे मंद बुद्धि के ही पैदा होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे दिक्कत है। तो इन्हीं को जांच के लिए ये तकनीक थी कि जैसे कि मान लो अगर कोई ऐसा बच्चा आएगा जो आगे चल के एक नई जाति का उत्पत्ति ही नहीं कर सकता, वो आगे अपने पेरेंट्स को एक समस्या ही पैदा करेगा, तो उसको दवा की बेस पे, अगर कोई मेडिसिन है, अगर उस दवा के बेस पर ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं ठीक होगा तो उसको गर्भ में उसको खत्म कर दिया। ये गवर्नमेंट की तरफ से छूट थी। लेकिन इसका क्या होने लगा, हमारे समाज में गलत यूज। आज का टाइम में लड़का सबको चाहिए लेकिन लड़की किसी को नहीं। लेकिन इन बेवकूफों को ये नहीं पता होता, जब लड़की नहीं होगी तो लड़का आएगा कहाँ, है ना। सोचो, मान लो लड़का पैदा करो, तुम लड़का पैदा करते जाओ, लड़की जब नहीं होगी तो लड़का कहाँ से, है ना, बोलो, अस्तित्व रह पाएगा। इसीलिए जो हमारी एक मानव जाति का अस्तित्व है ना, हमारी मानव जाति के अस्तित्व को बनाने के लिए लड़का और लड़की दोनों का बैलेंस बराबर होना जरूरी। तो ये पहले बहुत ज्यादा होता था, और आज के टाइम में थोड़ा कम है, अभी भी हो रहा है लेकिन कहीं न कहीं बहुत ज्यादा, यानी कि आधा कम हो गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं किसी किसी घर में है कि लड़के और लड़की में फर्क किया जाए। लड़के की ज्यादा मांग, ठीक है, और लड़की की कम मांग, ये होता है, ठीक है। तो जिसके द्वारा मान लो ये क्या जांच हो गई, जांच से पता चल गया कि घर में लड़की है, तो उस लड़की को गर्भपात करा दिया, यानी कि दुनिया में आने से पहले ही उस लड़की को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। ये होते उलूभ भेदन की क्रिया। तो लिंग जांच होने लगी, जिसकी वजह से हमारी भारत सरकार के द्वारा इस जांच को गैर कानूनी साबित कर दिया गया कि अगर कोई भी कपल्स या कोई भी दंपति या किसी भी बहू की सास ससुर या हस्बैंड ये जांच करवाएंगे, या फैमिली मेंबर कोई भी करवाएगा, कुछ पैसे का जुर्माना होगा, साथ साथ उसको जेल भी होगी। ठीक है, ओके। ये है बेटा आपकी उलूभ भेदन की क्रिया। नेक्स्ट, मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए। मानव में जो यौन संबंधी उत्पन्न रोग हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। तो देखो, ऐसे रोग जो यौन संबंधों के कारण फैलते हैं, यौन संचारित रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या एसटीडीएस अथवा रतीज या यौन रोग यानी कि वेनरियल डिजीज कहलाते हैं। ठीक है, आगे, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है बेटा, सुजाक होता है। ठीक है, सुजाक होता है। सुजाक क्या होता है, यह रोग नाइसेरिया गोनेरियाई, ठीक है, नामक जीवाणु द्वारा होता है। या आपसे पूछा जाता है कि जो यौन संचारित रोग में जो सुजाक रोग है वो किसके द्वारा होता है, कैसा होता है, तो आप क्या बताओगे कि यह जो रोग है ये नाइसेरिया ठीक है, नाइसेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, लक्षण क्या बताओगे, यानी सिम्टम्स। तो पुरुषों में इस रोग के संक्रमण से मूत्र मार्ग में सूजन, यानी पुरुष के अंदर इस रोग के संक्रमण से क्या होगा, मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है, और रोगी को मूत्र त्याग के समय अत्यंत पीड़ा और जलन होती है। यानी कि ये जो रोग होगा पुरुष में, ठीक है, मान लो किसी भी पुरुष को ये यौन संचारित रोग है, ये एक व्यक्ति से सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा, मैथुन क्रिया के द्वारा, संभोग के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होती है। ये रोग के सिम्टम्स क्या होते हैं, इस रोग का संक्रमण है कि जो हमारी मूत्र मार्ग होती है ना, जिससे हम यूरिन को बाहर निकालते हैं पुरुष, तो पुरुष के मूत्र मार्ग में सूजन हो जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ रोगी को मूत्र त्याग करने समय अत्यंत पीड़ा होती है, यानी कि जब वो यूरिन को बाहर निकालेगा तो यूरिन बाहर निकालते टाइम उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, और जलन होती है, दर्द के साथ साथ जलन भी होती है, जो उसको कहते हैं यूरिन में जलन हो रही। ठीक है, यह रोग ज्ञानेंद्रियों को हानि पहुंचाता है, और इसके यह रोग जो होता है, हमारी जो बाह्य जनेंद्रिया होती है, यानी कि पुरुष में बाह्य जनेंद्रिया क्या है, सिसन है, और महिला में जो बाह्य जनेंद्रिया क्या है, योनि है ना, जो योनि पार्ट वाला होता है। ठीक, तो ये बाह्य जनेंद्रियों को पहुंचाता है, और इसके प्रभाव से जोड़ों में सूजन और पीड़ा रहने लगती, और इसके प्रभाव से मानो ये किसी भी पुरुष को ऐसा है ना, जिसको भी सुजाक रोग से ग्रसित है, उसके जोड़ों में क्या होने लगती है, पीड़ा होने लगती है। का जो जोड़ होता है, जहां जहां जोड़ होगा उस जोड़ों में पीड़ा होने लगती है। ये होते हैं सुजाक रोग।
ठीक है। तो सुजाक रोग नाइसेरिया गोनेरिया के द्वारा होते हैं। ये पुरुषों में लक्षण क्या होंगे? मूत्र मार्ग में जलन होगी, पीड़ा होगी और सूजन। ठीक। और ये साथ साथ जो इनकी बाह्य जनेंद्रिय यानी सेसन वाला भाग होता है उसको भी ये प्रभावित करता है। उसके बाद दूसरा आता है उपदंश। उपदंश को हम कहते हैं सिफिलिस रोग, है ना। उपदंश को क्या कहते हैं? सिफिलिस। देखो उपदंश क्या है? यह रोग ट्रिपोना पैलिडम, है ना, यह जो रोग है ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है। जो उपदंश है यानी जो सिफिलिस रोग है, यह रोग ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। ठीक है। लक्षण क्या बताओगे? यानी सिम्टम्स होता है, इस जीवाणु के संक्रमण की प्रथम अवस्था में नर की सिसन और मादा की योनि में लाल रंग के दाने हो जाते हैं। यानी कि ये जो उपदंश है, ये जो सिफिलिस रोग है बेटा, ये एक महिला में भी होगी और एक पुरुष में भी होगी। यानी कि महिला में क्या होगा कि महिला का जो योनि है वो लाल हो जाती है, और पुरुष का जो सिसन वाला भाग, आगे का जो पेनिस वाला भाग होता है, वो भी क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। ठीक है। तो परिपक्व अवस्था में यह जीवाणु हृदय, मस्तिष्क, यकृत और अस्थियों को भी प्रभावित करता है। मानो सबसे पहले किसी भी महिला पुरुष को ये उपदंश यानी सिफिलिस रोग हुआ तो पहला सिम्टम उसका क्या होगा कि महिला का योनि और पुरुष का पेनिस में लाल दाने हो जाए। ठीक है। ये इसकी प्रथम अवस्था होती है। जब ये जीवाणु जब जिस उस पार्ट में यानी कि बाह्य जनिंद्रिय पेनिस और योनि में परिपक्व हो जाएंगी, तो परिपक्व होने के बाद ये जो जीवाणु होंगी, कौन से जीवाणु बेटा? ट्रिपोनेमा प्लैटिनम जो जीवाणु होगा, ये हमारे हृदय में, मस्तिष्क में, लिवर में और अस्थियों को भी प्रभावित करने का कार्य करेंगे। यानी बाह्य जनिंद्रिय के साथ साथ बाकी जितने भी हमारे ऑर्गन हैं उनको भी ये प्रभावित करना स्टार्ट कर दें। ठीक। तीसरा है बेटा जननांगों की हर्पिस, जिसको बोलते हैं जेनाइटल हर्पिस। ठीक है। क्या है? जननांगों की हर्पिस। और जननांगों की हर्पिस को हम कहते हैं जेनाइटल हर्पिस। अब ये जननांगों की हर्पिस क्या होती है? यह रोग सिप्लैक्स विषाणु द्वारा फैलता है। ध्यान देना, जो जननांगों की हर्पिस होती है वो वायरस के द्वारा हो रहा है, और जो सिफिलिस हो रहा है जिसको उपदंश कहते हैं, और जो गोनेरिया हो रहा है ना, जो सुजाक है, ये किसके द्वारा हो रहा है बेटा? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है। तो जननांगों की हर्पिस यानी जेनाइटल हर्पिस, यह रोग सिफ्लैक्स, ठीक है, विषाणु द्वारा होता है। लक्षण क्या देखोगे? इस रोग में पुरुष के सिसन में अत्यधिक दर्द होता है। यानी पुरुष का जो बाह्य जनेंद्रिय सिसन वाला भाग है उसमें बहुत ज्यादा क्या होगा? पेन होता है, तथा स्त्रियों को योनि में छाले बन जाते हैं और दर्द होता है। कभी कभी आप देखते हो, है ना, ये भाई यौन संचारित है, तो ये यानी कि जो कपल्स हैं, है ना, जो दंपति हैं, उनमें ऐसा होगा। ठीक है। क्योंकि ये उनमें होगा, तो मान लो किसी महिला के योनि में क्या हो गए? छाले आ गए, है ना। छाले हैं तो कौन सी है? जननांगों की हर्पिस है। ठीक है। मान लो पुरुष है, उसके बाह्य जनेंद्रिय में क्या हो गए? अत्यधिक दर्द हो गया, है ना, अत्यधिक बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, पीड़ा होती जा रही होती जा रही है, वो क्या है? जेनाइटल हर्पिस है। कि इसके क्या होते हैं? सिम्टम। यानी कि जेनाइटल जो हर्पिस होगा वो सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होगा। सिम्टम क्या होगा? महिला और पुरुष का जो, ठीक है, बाह्य जनेंद्रिय वाला भाग होगा, महिला की योनि में छाले आ जाएंगे, और पुरुष का जो सिसन वाला भाग है उसमें बहुत ज्यादा तेजी से क्या होता है? दर्द होता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या है? क्लेमाइडियसिस, है ना। कौन सा लक्षण होता है? क्लेमाइडियस। ये क्लेमाइडियसिस क्या होता है? यह रोग देखो, क्लेमाइडियसिस ये भी जो रोग है ये स्टडी के अंतर्गत आता है, यानी कि यौन संचारित रोग के अंतर्गत है। ठीक। तो यह रोग क्लेमाइडोमोनास ट्रोकोमेटिस द्वारा फैलता है ना। क्लेमाइडोमोनास आप देखते हो, तो यह जो रोग होगा ये क्लेमाइडोमोनास ट्रेकोमेटिस के द्वारा फैलता है। लक्षण क्या होगा? स्त्रियों में योनिस्राव, ठीक है, महिला की जो वेजाइना होगी उससे योनिस्राव, मूत्र विसर्जन के दौरान जलन यानी यूरिन उत्सर्जन करने में जलन होगी, आर्तव चक्र में अत्यधिक रक्तस्राव, साथ साथ जब उसका आर्तव चक्र होगा, है ना, जो पीरियड्स कहते हैं, उनमें एक जो ब्लड का स्राव होते हैं कुछ एक लिमिट मात्रा में होते हैं जितना उनको निकलना चाहिए, लेकिन किसी किसी महिला में बहुत ज्यादा होते हैं। फिर कब होगा? क्लेमाइडियसिस की वजह से। ठीक है। यानी कि क्लेमाइडोमोनास ट्रेकोमेटिस की वजह से ऐसा होगा। ठीक है। तो आर्तव चक्र में अत्यधिक रक्तस्राव, ज्वर आदि इस रोग के लक्षण होते हैं। ये यानी कि क्लेमाइडियसिस जो रोग होगा ये एक महिला के अंदर पाए जाने वाला रोग। ठीक।
इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, एमटीपी क्या है? ये चारों जो लक्षण है आपके, ये आपके स्टडी के लक्षण है, ठीक है, यौन संचालित रोगों के लक्षण है। ठीक है, अब अगला क्या आता है आपका, एमटीपी क्या है और इसके सुरक्षित एवं घातक काल यानी कि समय, जिसको घातक काल को हम कहते हैं समय, समय का उल्लेख करें। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका होता है मेडिकल टर्मिनेशन, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ये इसको शॉर्ट में हम कहते हैं एमटीपी। तो गर्भावस्था पूर्ण होने के पहले गर्भ के समापन को चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी एमटीपी कहते हैं। यानी मान लो कोई ऐसी स्त्री है जो क्या है, प्रेग्नेंट है, अब उसकी जो गर्भावस्था जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ मेंशन है 9.5 मंथ, 9.5 मंथ, लेकिन ये सब में नहीं होता। ठीक में 9 मंथ पूरा हो गया, 1 2 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, है ना, किसी किसी में आप देखते हो 8वें मंथ में ही, है ना, 8वां मंथ पूरा नहीं हुआ तब तक बेबी का जन्म हो गया। किसी किसी लेडीज में होता है कि 7वें मंथ, है ना, 7वां मंथ पूरा नहीं हुआ तब भी एक बेबी का जन्म हो। तो अक्सर करके जो 8वें और 7वें मंथ के जो बेबी है, वैसा नहीं कि वो पूरी तरह से विकसित नहीं होती। देखो 7 मंथ में जो बच्चे का विकसित होता है, यानी जितने भी उसके सारे अंग होते हैं वो अंगों का विकास हो चुका है। अब वो बस धीरे धीरे उसके वेट में और वो जो उनके अंग होते हैं उनमें वृद्धि होती है। बाकी 5 से 6 मंथ के भ्रूण को जब आप देखोगे, अब 3 मंथ के अंदर, है ना, 3 मंथ के अगर आप एक भ्रूण को देखते हो, उनमें आँख का विकसित होना, पैर, उंगलियां, यानी जितने भी उसके बॉडी पार्ट हैं वो सारे विकसित हो जाते हैं। ठीक, ओके। देखो एमटीपी क्या होती है, गर्भावस्था पूर्ण होने के पहले गर्भ का समापन यानी चिकित्सित सगर्भता समापन कहते हैं, जिसको एमटीपी कहते हैं। तो एमटीपी गर्भाधारण के प्रथम 12 सप्ताह तक सुरक्षित होता है। ये माना जाता है कि मानो कोई भी एक महिला है जो प्रेग्नेंट है, अगर वो 3 मंथ के अंदर, है ना, 3 मंथ के अंदर वो क्या करेगी, एमटीपी यानी कि चिकित्सीय सगर्भता समापन करा ली, तो वो सुरक्षित माना। इसके बाद ये घातक हो सकता है। ठीक है, तो प्रथम प्रथम ट्राइमेस्टर के पश्चात यह खतरनाक हो जाता है। अगर 12 सप्ताह का भ्रूण है तो ये एमटीपी अगर कोई भी लेडीज करवाएगी तो वो ठीक है, सुरक्षित है। लेकिन 12 सप्ताह यानी कि 3 मंथ से जब ज्यादा का भ्रूण हो जाएगा तो ये घातक हो सकता है। एक तो भाई एमटीपी के द्वारा जो भ्रूण का समापन होगा वो भ्रूण का समापन तो होगा ही, साथ साथ जो महिला होगी उसके उस महिला की जान को भी खतरे हो। ठीक है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु पर इस समय अपराध द्वारा पूर्ण रूप से जुड़ जाता है। रीजन क्या है, खतरा क्यों होगा, क्योंकि जब 3 मंथ का भ्रूण है, ठीक है, 3 मंथ भ्रूण होने के बाद 3.5 मंथ या 3 मंथ 10 दिन जो भी है, तो 3 मंथ तक जो ये अपरा होता है, जो अपरा की लेयर जो भ्रूण को पोषण देती है, वो अपरा की जो लेयर होती है वो पूरी तरीके से उस पर चढ़ जाती है ना, क्योंकि पूरी तरीके से वो विकसित हो जाती है। जो भ्रूण होगा वो अपरा से जुड़ा होता है, क्योंकि भ्रूण की जो होगा भ्रूण को और जो माता की रक्त वाहिनी होती है वो अपरा के द्वारा बाइंड होती है, वो पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। मान लो जब भ्रूण को क्या किया जाएगा, है ना, मान लो भ्रूण का गर्भ समापन किया जाएगा, सारा काम होता है रक्त वाहिनी का यानी ब्लड वेसल्स का होता है। अब किसी कारण ब्लड वेसल्स में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो इससे जो माँ की जान को क्या होगा, वो खतरा हो सकता है। ठीक है, ये होती है एमटीपी। अब एमटीपी का महत्व क्या है, यह आंदित गर्भ से मुक्ति दिलाता है। ठीक है, ये जो अवांछित गर्भ है यानी कि अनचाहा गर्भ जो कहते हैं, कि मान लो ऐसे कपल से ऐसे दंपति हैं जिनको बेबी नहीं चाहिए, जितने जितने भी आपकी गर्भ निरोधक की विधियां उन्होंने अपना ली, है ना, सारी विधियों को उन्होंने अपना ली, लेकिन अपनाने के बाद भी गर्भ क्या कर दिया, ठहर गया, इसके लिए एमटीपी की सलाह दी जाती है। वैसे गर्भ से जो या माता या गर्भस्थ शिशु के लिए खतरा ना हो। ठीक है, मानव जनसंख्या को भी कम करने में मदद करता है। साथ साथ ये जो एमटीपी है, ये हमारी मानव जनसंख्या है, उस मानव जनसंख्या को भी कम करने में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद लेकिन एमटीपी का दुरुपयोग मादा भ्रूण हत्या के लिए होता है, अतः इस पर भारत सरकार ने सर्वाधिक रोक लगा दी। अब क्या होगा, ये भी पहले जो हमारा परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था उसमें ये शामिल था, लेकिन अब इसको भी क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है। रोकने का रीजन क्या है कि पहले
ये सिर्फ उस कंडीशन में दिया गया है कि जो परिवार नियोजन के तहत जितनी भी विधियां हैं, है ना, जितनी भी युक्तियां हैं, वो एक दंपति ने, एक कपल्स ने, एक पति पत्नी ने अपना ली, लेकिन अवांछित यानी वो प्रेग्नेंट हो गए, अब वो बच्चा नहीं चाहते, उस कंडीशन में ये एमटीपी की सलाह दी जाती है। दूसरा क्या है कि जो उल्ल भेदन हमने पढ़ा था, तो उल्ल भेदन की क्रिया के द्वारा हम क्या देखे थे कि जैसे ही उल्ल भेदन हुआ, तो उल्ल भेदन से क्या होता था कि अगर मान लो कोई भी भ्रूण में आनुवंशिक बीमारी है, मान लो डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइफेंटन है, फीलिया है, वर्णनाता कोई भी रोग है, तो वो उस व्यक्ति का या जो उपापचयी क्रियाओं से के कारण जो दिक्कत है, तो वो जो भ्रूण आएगा, उससे कहीं ना कहीं वो दुनिया में आएगा, तो उसका कहीं ना कहीं वो परेशान ही करेगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा, तो इसलिए एमटीपी दी जाती है। ये एमटीपी की सलाह डॉक्टर के द्वारा या हमारे गवर्नमेंट के की तरफ से भी ये सलाह दी जाती थी कि हाँ ऐसे कंडीशन में हम करवा सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे उल भेदन का गलत यूज क्या हुआ कन्या लिंग की जांच करने में, इसी तरह लिंग की जांच करने के साथ साथ इस एमटीपी का भी गलत यूज हुआ। क्या हुआ कि मान लो अगर उल भेदन के दौरान पता चल गया कि गर्भ में लड़की है, तो एमटीपी के द्वारा उसको खत्म कर, इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से भारत सरकार के द्वारा ये एकदम रोक लगा दी गई। कोई भी एमटीपी करवाएगा तो भी उसके लिए जुर्म है ना, कानूनन जुर्म है। कोई भी एमनियोसेंटेसिस करवाएगा तो भी उसके लिए वो जुर्म ही है, ये नहीं करवा सकता। ठीक है, तो ये होते हैं एमटीपी और एमटीपी के महत्व। अब एक आता है बेटा, परख नली शिशु किसे कहते हैं, है ना। परख नली शिशु किसे कहते हैं, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। देखो परख नली शिशु क्या होता है, परख नली शिशु को प्रोग्राम में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, जो परख नली शिशु प्रोग्राम में क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी अंतःपात्रीय निषेचन। ठीक है, अर्थात अंडे का निषेचन प्रयोगशाला में शरीर के बाहर किया जाता है। अब ये जो एग होगा, इस एग का जो निषेचन होता है, इसको प्रयोगशाला में शरीर के बाहर किया जाता है। ठीक है, और इस तकनीक में पत्नी यानी दाता है, ठीक है, पत्नी या इसको हम दाता कहते हैं, या कोष्टक में आप मादा भी कह सकते हैं, पत्नी दाता या मादा। दाता का मतलब कि जो पत्नी होगी या जो मादा होगी उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत। ठीक, ठीक है, से अंडा लेकर पति यानी दाता नर के शुक्राणु द्वारा निषेचन द्वारा युग्मनज का निर्माण शरीर के बाहर कराया जाता है, और ऐसे युग्मनज यानी 8 कोष के स्तर को अंडवाहिनी में स्थापना कराया जाता है। पर 8 से अधिक कोष का युक्त भ्रूण का गर्भाशय के अंदर, जहाँ शिशु का पूर्ण विकास होता है, वो जन्म से पहले का होता है। तो ये हमारा होता है परख नली शिशु, यानी कि परख नली शिशु में मेन उद्देश्य क्या होता है, जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। यानी कि मान लो या तो पुरुष में दिक्कत होगी, महिला में क्या दिक्कत होगी, या तो उसमें अंडे का निर्माण नहीं हो रहा है, तो किसी दाता महिला से अंडाणु लिया जाएगा और पुरुष के शुक्राणु को लैब में दोनों को डायरेक्ट सलेद किया जाएगा, निषेचन होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से जो 8 कोष के यानी जो कोरक खंड होते हैं, उस कोरक खंड का रोपण किया कहाँ जाएगा, अंडवाहिनी में। जब 8 से भी अधिक हो सकता है, यानी मारुला अवस्था हो गया, जो ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट अवस्था हो गया, वो गर्भाशय के अंदर उसको रोपित कर। अब मान लो महिला में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुरुष में कोई दिक्कत है, उसके वीर्य में स्पर्म की संख्या जो होगी कम होगी, तो या तो कहीं ना कहीं जो उस पुरुष का जो वीर्य होगा वो निषेचन के योग्य नहीं होगा, यानी कि वो निषेचित नहीं कर सकता एक को, तो किसी दाता पुरुष से शुक्राणु को लिया जाएगा और महिला के अंडाणु में सीधे इंजेक्ट करा दिया जाएगा। तो ये होता है परख नली शिशु। ठीक है, जिसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ये जो तकनीक है, ये किसी भी महिला या पुरुष में जो इनफर्टिलिटी है ना, जो बंध्यता है, उस बंध्यता को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ओके। अब ये आता है आपका बंध्यता पर संक्षिप्त विवरण दे। ये बंध्यता क्या है ना, जो बंध्यता को दूर करने के लिए परख नली शिशु का यानी आईवीएफ तकनीक जो यूज की जा रही है, किसके तकनीक, एआरटी के द्वारा। इसके द्वारा एआरटी के द्वारा ये जो तकनीक यूज की जा रही है, तो ये होती क्या। तो देखो, किसी व्यक्ति के सतत असुरक्षित यौन संबंध के बावजूद संतति उत्पन्न न होना बंधता कहलाता है। यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो असुरक्षित यौन संबंध यानी कि यौन संबंध के द्वारा, ठीक है, लैंगिक संपर्क के द्वारा या मैथुन क्रिया के द्वारा कोई भी जितनी भी सुरक्षित विधियां हैं गर्भ निरोधक की, है ना, जो कापड़ डी हो गया, जो सहेली हो गई, माला डी हो गई,
या कंडोम हो गया, लूप हो गया, है ना, बहुत सारे जितनी भी तकनीक हो गई, इंजेक्शन हो गए, इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, ये सारे तकनीक उन्होंने यूज किया। ये सारे तकनीक यूज नहीं किया, फिर भी वो संतान उत्पत्ति करने में असक्षम है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी यानी कि बंध्यता। अब ये बंध्यता जो है वो जन्मजात भी हो सकती है, या मानसिक भी हो सकती है, या शारीरिक भी हो सकती है। ठीक, तो किसी व्यक्ति के सतत असुरक्षित यौन संबंध के बावजूद संतति उत्पन्न न होना बंध्यता यानी इनफर्टिलिटी कहलाती है। क्या कहलाएगी, बंध्यता, या इसको हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। इसका कारण भौतिक, जन्मजात, यानी कि जो इसका कारण है वो भौतिक यानी फिजिकल भी हो सकता है। जन्मजात जो भी हमने बोला कि जन्मजात भी हो सकता है, क्या पता वो जन्म से पूर्व जब उसका निर्धारण हो रहा हो, जब उस बेबी का जन्म हो रहा था, जब बन रहा था, तो कहीं न कहीं उसके गुणसूत्र में कोई दिक्कत आई होगी, या उसका जो जीन म्यूटेशन है वहां पे कोई दिक्कत आई होगी, या उसका जो उपापचयी क्रियाएं हैं कोई प्रॉब्लम्स आई होगी। ठीक है, तो ये जन्मजात, ठीक है, जन्मजात रोग, ड्रग्स प्रतिरोधात्मक क्षमता या मनोरोग हो सकते हैं। इसका कारण सबसे पहला, ये तो फिजिकल हो सकता है यानी भौतिक हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, यानी कि जन्म से ही उस महिला में या उस पुरुष में कहीं ना कहीं दिक्कत है। उसकी या तो अंडवाहिनी में दिक्कत है, या उसके फैलोपियन नलिका में दिक्कत है। पुरुष में या तो शुक्राणु की निर्माण क्रिया में दिक्कत है, या हार्मोन्स लेवल में कोई दिक्कत है, या उसके वीर्य में शुक्राणु की जो क्षमता है वो कम है, या ड्रग्स यानी जो ड्रग्स लेते हैं, है ना, जो, हालांकि ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पुरुष ही ड्रग्स लेते हैं, महिलाएं भी लेती हैं, तो ड्रग्स लेने का भी रीजन बन सकता है। इसके साथ जो हमारी प्रतिरोधात्मक क्षमता है ये भी डाउन हो सकती है। उसके साथ साथ मेन जो महत्व रखता है हमारा मनोरोग, क्या हम सब ठीक है ना, हमारे बॉडी में जो हम ड्रग्स भी नहीं ले रहे हैं, भौतिक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जन्मजात भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मनोरोग यानी कि हम मनोवैज्ञानिक रूप से स्वच्छ हैं कि नहीं है, उस रूप से हम प्रिपेयर हैं कि नहीं है। इसीलिए क्या बोला जाता है कि भाई जो शादियां होती है ना, जो शादी कराई जाए वो एक एज हो जाए, तब कम एज की शादी में यही सारी प्रॉब्लम्स आती है कि वो जो कपल्स है, जो दंपति बन रहे हैं, वो मनो रूप से यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से वो प्रिपेयर हैं कि नहीं है, शारीरिक रूप से वो प्रिपेयर हैं कि नहीं है। ठीक है, तो खास प्रकार के स्वस्थ केंद्र इकाई द्वारा इसकी अन्वेषण व निदान बहुत सी विकृतियों को ठीक किया जा सकता है। इसी तरह की एक तकनीक को एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक या एआरटी कहते हैं, यानी कि जिसको हम जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि ऐसे पुरुष के लिए यूज होगा, है ना, ऐसे पुरुष के लिए यूज होगा जो कहीं न कहीं उनको दिक्कत, ठीक है, बंधता क्या है कि कहीं न कहीं इसके अंतर्गत आपको क्या क्या आ जाएगा, गिफ्ट, क्या पढ़ते हो, गिफ्ट, जी आई एफ टी, गिफ्ट हो गया, जेड आई एफ टी, जिफ्ट हो गया, ठीक, इसके बाद आई सी एस आई हो गया। तो कहीं न कहीं या तो जायगोट का ट्रांसफर या किसी गैमेट का ट्रांसफर, है ना, या तो ये आईसीआई पुरुष में यूज होता है, ये सारे एआरटी के द्वारा। ये सब किसकी तकनीक है, एआरटी की तकनीक, इसको हम हिंदी में कहते हैं जनन प्रौद्योगिकी, है ना, जनन प्रौद्योगिकी। इसके द्वारा इस इनफर्टिलिटी को, इस बंध्यता को दूर किया। तो ये जन्मजात भी हो सकते हैं, भौतिक भी हो सकते हैं, शारीरिक भी होते हैं, हो सकते हैं जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता उसके हिसाब से भी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, जो मनोरोग, जिसको मन का रोग, है ना, कुछ लोग मन, ठीक है, मन का जो विकार होता है वो भी हो सकता है, तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये होती है इनफर्टिलिटी, जिसको हम कहते हैं बंध्यता। तो ये किसी भी व्यक्ति में है, तो कुछ ऐसी इनफर्टिलिटी है, कुछ ऐसी बंध्यता है, इस बंध्यता को हम इसके द्वारा एआरटी के, ठीक। तो ये इस चैप्टर की, ठीक है, जो आपका जनन स्वास्थ्य वाला चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन, अगर आप इतने सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन, वापस से मैं बोलूंगी, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। दूसरी बात, ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि लगभग 5 से 6 साल, है ना, लगभग 5 साल के ये क्वेश्चन है, 5 साल में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। ठीक है, तो आपको एकदम सीरियस होकर ईमानदारी से इसको तैयार कर लें। इसके साथ साथ पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया, जो बच्चे अभी लेट आए हैं वो भी जान जाएं, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ आपको मिलेगा, अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आपको गूगल अपने प्ले स्टोर से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी,
इन्फॉर्मेशन देके आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप फ्री कोर्स में जाएंगे। फ्री कोर्स में कुछ जैसे ही आप खोलेंगे तो फ्री कोर्स खोलने के बाद आपको क्या खुल जाएगा, ये पेज खुलेगा जिसमें 11th 12th और 10th और सीयूटी होगा। लेकिन आपको 12th पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको सारे जो 500 महत्वपूर्ण प्रश्न के पीडीएफ है वो आपको मिल जाए। ठीक है, ये जो जिस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया और जो बच्चे ज्वाइन किए हैं उनके लिए भी यही है कि आप आपको खोलोगे यहाँ पे आपको। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्लास को वापस से रिवीजन करना है। जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई उसको नोट्स बनाना है, अच्छा सा नोट्स बनाना है, पीडीएफ से तुम नहीं पढ़ सकते तो नोट्स भी बनाना है अच्छा सा, और उसके बाद लिंक को शेयर भी करना। ओके, बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक चीज़ और कि अगली क्लास में इसकी हमारे आगे की टॉपिक हो। ठीक है।